हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन में हाई वोल्टेज क्यों यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं द फंक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर का फंक्शन क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, एक तो प्राइमरी वाइंडिंग होती है और दूसरी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। जहाँ पर हम इनकमिंग सप्लाई देते हैं वो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग होती है और जहाँ से हम आउटगोइंग सप्लाई लेते हैं वो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। तो बेसिकली ट्रांसफार्मर का फंक्शन ये है कि वो वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो बेसिकली स्टेप अप क्या होता है। स्टेप अप यानी टू इंक्रीज द वोल्टेज फ्रॉम प्राइमरी वाइंडिंग टू सेकेंडरी वाइंडिंग, यानी कि हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं। फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए हम 5 वोल्ट प्राइमरी वाइंडिंग को दे रहे हैं और वो हमें अगर सेकेंडरी साइड 20 वोल्ट दे रहा है तो वो क्या कर रहा है, वोल्टेज को स्टेप अप कर रहा है यानी कि बढ़ा रहा है। तो उसे ही हम स्टेप अप कहते हैं। तो वोल्टेज हमें स्टेप अप करने के लिए हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। स्टेप डाउन मतलब टू डिक्रीज द वोल्टेज फ्रॉम प्राइमरी वाइंडिंग टू सेकेंडरी वाइंडिंग, यानी कि ये यहाँ पर वोल्टेज को डिक्रीज किया जाता है, कम किया जाता है। फॉर एन एग्जांपल प्राइमरी वाइंडिंग पे अगर हम 20 वोल्ट देते हैं तो वो सेकेंडरी वाइंडिंग में अगर हमें 5 वोल्ट दे रहा है यानी कि वो वोल्टेज स्टेप डाउन कर रहा है यानी कि कम करके दे रहा है। तो हमें वोल्टेज स्टेप डाउन करने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। इन ट्रांसफार्मर द वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ये सेंटेंस मैंने इसलिए दिया है क्योंकि ओम्स लॉ में कहता है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, लेकिन ट्रांसफार्मर के केस में उल्टा होता है। ट्रांसफार्मर के केस में क्या होता है, व्हेन वी स्टेप अप द वोल्टेज बाय यूजिंग स्टेप अप ट्रांसफार्मर देन द करंट विल डिक्रीज फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी वाइंडिंग। यानी कि अगर हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से वोल्टेज को बढ़ाते स्टेप अप करते तो इस सिचुएशन में वोल्टेज तो हमारा स्टेप अप हो जाएगा लेकिन जो हमारा करंट है वो स्टेप डाउन होगा एक तरह से, यानी कि कम होगा। और अगर हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करके वोल्टेज को डाउन करते यानी कि स्टेप डाउन करते कम करते तो उस सिचुएशन में क्या होगा, करंट जो हमारा वो बढ़ जाएगा। करंट विल इंक्रीज फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी वाइंडिंग। ये हमारा कंडीशन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में होता है। यानी कि कहने की बात ये है कि अगर हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करें तो उसमें हमारा वोल्टेज स्टेप अप रहेगा और करंट स्टेप डाउन रहेगा, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमारा वोल्टेज स्टेप डाउन रहेगा और करंट स्टेप अप रहेगा। इसीलिए मैंने ये सेंटेंस यहाँ पर ऐड किया हुआ है, इन ट्रांसफार्मर द वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट। आगे बढ़ते तो ट्रांसमिशन लाइन में जो वोल्टेज हाई वोल्टेज किया जाता है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से किया जाता है। जैसे कि हमें पता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर का फंक्शन क्या है। अगर हम प्राइमरी वाइंडिंग को स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लो वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो हमें सेकेंडरी साइड में हाई वोल्टेज देता है, यानी कि वोल्टेज को एक तरह से बढ़ाता है। लेकिन हमें पता है कि ट्रांसफार्मर की कंडीशन में वोल्टेज इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट, यानी कि इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, वोल्टेज तो हमारा बढ़ रहा है लेकिन करंट घट रहा है यानी कि कम हो रहा है। सो करंट कम होने की वजह से द डायमीटर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर इज डिक्रीज, सो द कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर विल आल्सो डिक्रीज। यानी कि करंट कम होने की वजह से जो हमारा डायमीटर है कंडक्टर का, ये ट्रांसमिशन लाइन के जो कंडक्टर है उसका जो डायमीटर है वो कम हो गया है। तो डायमीटर कम होने की वजह से ओवरऑल जो कॉस्ट है उसका जो खर्चा है वो हमारा कम हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, ड्यू टू द डायमीटर ऑफ कंडक्टर डिक्रीज द वेट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन विल आल्सो डिक्रीज़। यानी कि जब हमारा अगर डायमीटर ही कम हो गया है, उसका साइज़ ही कम हो गया है तो उसका जाहिर सी बात है उसका वजन भी कम हो जाएगा। टू कैरी आउट दिस कंडक्टर द रिक्वायर्ड टावर स्ट्रक्चर विल डिक्रीज़। तो अगर हमारा वजन कम हो गया है कंडक्टर का ट्रांसमिशन लाइन के तो वो जो हमारा स्ट्रक्चर होता है टावर का, वो टावर के स्ट्रक्चर में भी कमी आ जाएगी। यानी कि इतने लंबे लंबे टावर की हमें ज़रूरत नहीं है, हम उसे कम कर देंगे, छोटा सा बनाएंगे टावर। रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो वेट है कंडक्टर का हमारे, उसके हिसाब से हम टावर का स्ट्रक्चर रेडी करेंगे तो इतने लंबे लंबे टावर की वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद क्या हो रहा है, सो द कंपोनेंट्स लाइक इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स, क्रॉस आर्म्स, अर्थिंग विच इज़ इंस्टॉल ऑन द टावर्स विल आल्सो डिक्रीज़। तो जाहिर सी बात है अगर हम स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है हमारे ट्रांसमिशन लाइन के टावर का तो स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ें आ गई, जैसे कि इंसुलेटर हो गया, क्रॉस आर्म्स हो गए इस टावर के, फिर जो अर्थिंग वायर हम यूज़ करें वो हो गई। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। दैट मीन्स द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन टावर विल डिक्रीज। तो ओवरऑल कॉस्ट ट्रांसमिशन लाइन टावर का जो वो कम हो जाएगा। ड्यू टू लो करंट फ्लोइंग थ्रू द ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर द कॉपर लॉस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर विल डिक्रीज।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा करंट है वो ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू जो फ्लो हो रहा है वो कम होने की वजह से जो I2R लॉस है यानी कि कॉपर लॉस है वो भी क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, डिक्रीज़ हो जा रहा है। तो लो करंट फ्लो होने की वजह से हीटिंग भी कम होगी इस ट्रांसमिशन लाइन में। तो हीटिंग कम होने की वजह से क्या होगा कि ये ट्रांसमिशन लाइन का जो लाइफ है वो बढ़ जाएगा। एंड एज वी नो दैट व्हेन द लॉस विल डिक्रीज द एफिशिएंसी विल इंक्रीज, सो द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन विल इंक्रीज। तो जैसे हमें पता है कि अगर लॉस कम हो रहा है तो लॉस कम होने की वजह से एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर भी सेम वही होगा, लॉस कम हो जा रहा है कॉपर लॉस, तो उस वजह से एफिशिएंसी ट्रांसमिशन लाइन की बढ़ जाती है। Due to low current flowing through the transmission line, the voltage drop will also decrease because the current of transmission line decrease. Obviously अगर ट्रांसमिशन लाइन का जो करंट है वो हमारा कम है तो जो वोल्टेज ड्रॉप है उस ट्रांसमिशन लाइन का वो भी कम हो जाएगा। तो अगर वोल्टेज ड्रॉप कम हो जा रहा है तो द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन विल बी बेटर। तो जो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन है ट्रांसमिशन लाइन का वो भी बेटर हो जाएगा। सो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, आइए एग्जाम्पल से समझते। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है कि डिफरेंस बिटवीन सेंडिंग एंड वोल्टेज एंड रिसीविंग एंड वोल्टेज, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वोल्टेज का उसे ही हम वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। तो सेंडिंग एंड वोल्टेज क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हैदराबाद से हमें 3 जगह 11 kV की लाइन ट्रांसमिट करनी है, ठीक है। वो 3 सिटी है, मुंबई, पुणे और बेंगलोर। यहाँ पर हमें 11 kV की लाइन ट्रांसमिट करते हैं। तो मान लीजिए हमने पहली लाइन ली हैदराबाद से 11 kV की और डायरेक्टली वो लाइन हम ट्रांसमिट कर रहे हैं मुंबई को। फिर उसके बाद सेकेंड ली लाइन और 11 kV की लाइन हमने पुणे को ट्रांसमिट की सीधे सीधे। उसके बाद हमने थर्ड सिटी बेंगलोर को भी वही 11 kV की लाइन ट्रांसमिट की। तो इस सिचुएशन में हमने ट्रांसफार्मर नहीं यूज़ किया हुआ है, डायरेक्टली 11 kV की लाइन हैदराबाद से ली और मुंबई को प्रोवाइड कर दी, यानी कि तीनों सिटी को प्रोवाइड कर दिए। तो जहाँ पर हमने इन्हें प्रोवाइड किया है वो हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज का हो गया, बराबर, रिसीविंग एंड वोल्टेज हो गया। और जहाँ से हमने प्रोवाइड किए वो है हमारा सेंडिंग एंड वोल्टेज। तो अभी हमने 11 kV लाइन हैदराबाद से मुंबई तक भेजी है, तो बीच में अभी इतना डिस्टेंस वो ट्रांसमिट करेगी लाइन टावर्स के थ्रू, तो वहाँ पे बीच में कहीं ना कहीं वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से जो वोल्टेज रेगुलेशन है हमारा वो हमारा कम हो जाएगा, यानी कि बेटर नहीं होगा, ख़राब हो जाएगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं ताकि हम वोल्टेज को बढ़ा सकें, यानी कि इंक्रीज़ कर सकें और करंट को डिक्रीज़ कर सकें। तो इसलिए हम यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज़ करके 11 kV को मान लीजिए 132 kV में स्टेप अप कर देते हैं और फिर उसे ट्रांसमिट करते हैं मुंबई को। तो हमें मुंबई में 11 kV तो मिलने ही वाला है, 11 kV से ज़्यादा ही मिलने वाला है इनफैक्ट, क्योंकि हमने 132 kV पे वोल्टेज को स्टेप अप किया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमें 11 kV भेजी तो हमें 11 kV से ज़्यादा ही मिल रहा है, यानी कि जो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन है वो बेटर हो गया है। हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप है वो होगा तो भी बहुत ही माइनर होगा, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने वोल्टेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, बढ़ा के भेजा है। सेम हम पुणे और बेंगलोर सिटी के लिए भी यही करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ कर देते हैं और उसे हम वोल्टेज को इंक्रीज़ कर देते हैं, यानी कि बढ़ा देते हैं। तो इस वजह से हमारा जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो हमारा ट्रांसमिशन लाइन का भी बेटर हो जाता है। यानी बस आप इतना समझ लो कि हमने सेंडिंग एंड वोल्टेज से 11 kV अगर भेजी है रिसीविंग एंड वोल्टेज तक, तो हमें रिसीविंग एंड वोल्टेज में भी 11 kV ही मिलना चाहिए। उससे ज़्यादा मिलेगा तो चलेगा, लेकिन कम नहीं मिलना चाहिए। अगर कम मिल जाता है यानी कि हमारे लाइन में वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, तो उस वजह से हमारे पूरे ट्रांसमिशन लाइन की क्या हो जाती है, एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। तो इसीलिए हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से वोल्टेज को स्टेप अप कर देते हैं ताकि वोल्टेज ड्रॉप का झंझट ही मिट जाए, एक तरह से आप बोल सकते हैं। तो इन्हीं सारी एडवांटेज की वजह से ट्रांसमिशन लाइन में हाई वोल्टेज का यूज़ किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह के इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।